हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। इस चैनल पर मैं आपको सुनाती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानियाँ। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी आप लोगों का मिल रहा है, तो उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, प्लीज़ जल्दी से आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी सारी कहानियों का नोटिफिकेशन आता रहे और आप लोग भी इस तरह की कहानियाँ मिस ना कर पाए। तो चलिए, आज आपको एक और इमोशनल कहानी सुनाती हूँ मैं। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी, फिर भी वो जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे उनका इलाज करती। और उसके लिए उसने टेरेस पर क्लिनिक खोल रखा था। और वह जिस भी 5 औरत का इलाज करती, वे औरतें प्रेग्नेंट हो जाती। मैं नीचे काउंटर पर काम करता। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा था कि तुम ऊपर बिल्कुल नहीं आओगे, क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता है। और उसकी ये बात मैंने मान भी ली, क्योंकि इसमें हमें बहुत पैसा मिलता था। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि टेरेस पर वे ही औरतें जा सकती थी जिन्होंने बुर्का पहना हुआ होता था। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा। और एक दिन मैं बुर्का पहनकर ऊपर टेरेस पर चला गया, और सामने जो देखा तो मैं सुन रह गया। क्योंकि मेरा नाम सुनील है, हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारा गुजर बसर बड़ी मुश्किलों से होता था। मैं पढ़ा लिखा था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी। और मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास। पर क्या पता और कैसे मेरी पत्नी ने एक अकल लड़ाई और टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू किया, जहाँ वह उन औरतों का इलाज करती जिन्हें बच्चे नहीं थे। साल भर तक तो कोई ज़्यादा नहीं आता था। उस एक साल में उसके पास बस 2 ही औरतें आई थी। पर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो दोनों ही प्रेग्नेंट हो गई। धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और नीचे मैं काउंटर संभालता। एक दिन एक पति पत्नी सुबह सुबह क्लिनिक पे पहुंचे। मैंने उस औरत को ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे बैठने के लिए कहा। आधे घंटे से ऊपर हो गया था उसकी पत्नी को ऊपर गए हुए, इसलिए वो ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऊपर औरतें ही औरतें हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। ये सुनकर वो चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 औरतें बुर्खा पहने हुए टेरेस पर चली गई। करीब 2 घंटे बाद उस व्यक्ति की औरत नीचे आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथों में कोई दवाई नहीं थी, पर चेहरे पर खुशी ज़रूर थी। दोनों पति पत्नी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों औरतें भी नीचे आई और चली गई। और उन्हीं के पीछे पीछे मेरी पत्नी संगीता भी नीचे आ गई। उसने अपने चेहरे पर मास्क हटाया और जो हैंड ग्लव्स थे वह डस्टबिन में डाल दिए। उसे देखा तो वह हल्की सी मुस्काई। तभी मैंने पूछा कि संगीता, तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर कैसे इन औरतों का इलाज करती हो? पर उस पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैंने ऐसी स्त्रियों की गृहस्थी टूटने से बचाई है। ये सुनकर मैं शांत हो गया। पता नहीं वो मुझसे क्या छुपा रही थी, पर आखिर मैं उसका पति हूँ। कम से कम उसे मुझे तो बताना चाहिए था ना। शुरुआत में मैं उसके काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर धीरे धीरे उसका नाम सब जगह हो। शुरू में तो बस 1 या 2 स्त्रियों का ही इलाज करती, पर अब दिन में करीब 20 से 25 स्त्रियों का वो इलाज करती। अकेले को ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए नीचे काउंटर शुरू करके मैं उनके ब्लड सैंपल लेता। उनके ट्रीटमेंट में करीब 3 से 4 घंटे लगते। मैं हर बार उससे पूछता कि आखिर तुम किस तरह से इलाज करती हो, और वो हर बार हंस के टाल देती। मैं कभी कभी सोचता कि उस क्लिनिक में पेशेंट होने पर भी मुझे जाना आना मना है, पर पेशेंट न होने पर भी मेरे लिए सख्त मनाही थी। मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से बेरोज़गार था और उसकी कमाई से घर चलता था। पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था, उस पर 2 बच्चों की जिम्मेवारी वो अलग। मैं बेरोज़गार था, इसलिए वो मुझे बार बार ताने मारती। कई बार तो मुझसे लड़कर मायके चली जाती। और फिर उसने खुद कुछ करने की सोची। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि सुनील, मुझे टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू करना है। तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वो बोली, चिंता मत करो, जिनके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नियां कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। मैं मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चला गया। आखिर में उसने जो टेरेस पर कमरा था उसी को क्लिनिक बना लिया। उसने कहा कि मैं जिन औरतों को बच्चे नहीं होते हैं उनका इलाज करूँगी। शुरू शुरू में मैं उसका बहुत मजाक उड़ाया करता, पर वो अपने इरादों की पक्की निकली। मैं पहले यही जानने लगा रहता था कि आखिर ये वो सब करती कैसे है, पर बाद में यही सोचा कि अगर ये सब वो कर भी रही है तो अपने ही घर के लिए ना। मेरे माता पिता को गए काफ़ी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन प्रिया की शादी को 10 साल हो गए थे,
पर अभी तक उसे कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता और दूसरी शादी करने की धमकी देता। मैंने अपनी बहन के बारे में संगीता से बात की, पर उसने अनसुना कर दिया। खैर, इसके पीछे भी कारण था। शादी से पहले प्रिया ने अपनी भाभी का बहुत तिरस्कार किया, उसे नंद के रिश्ते के नाम पर बहुत परेशान किया। मैं भी कई बार अपनी बहन की बातों में आ जाता था और संगीता पर हाथ उठा देता, पर यह सब संगीता को अच्छी तरह से याद था और शायद इसलिए वो प्रिया का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। संगीता का क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था, हमारे पास काफ़ी पैसा आ गया था, पर कभी कभी मैं रात भर यही सोचता रहता कि आखिर संगीता कैसा इलाज है, और मुझे नींद नहीं आती। एक दिन बूढ़ा आदमी आया, मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वही दो औरतें बुर्का पहने हुए आई और मैंने उन्हें ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन दो औरतों को क्या परेशानी थी जो संगीता दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वे दोनों रोज़ क्लिनिक आती थी। 3-4 घंटे बाद वो औरतें नीचे आई और उसके पीछे पीछे ये दो औरतें भी आ गई। वो औरत जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की तैयारी में थी। तभी मेरी नज़र उन दोनों में से एक के पैरों पर पड़ी। मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उससे कहा, आप दोनों कई दिनों से यहाँ आ रही हो, आपकी जो कोई भी दिक्कत है क्या वो दूर नहीं हुई है? तभी उनमें से एक औरत बोली, हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। अब मेरी समझ में आया कि उन औरतों का इलाज ये दोनों करती हैं और नाम संगीता का होता है, पर मुझे क्या लेना देना था। उतने में मेरी बहन प्रिया का फ़ोन आता है और रोते रोते कहती है, भैया कुछ भी करो, पर भाभी को समझाओ कि वो मेरा इलाज करे, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उसे बहुत समझाने के बाद फ़ोन रख दिया और सभी औरतों के जाने के बाद ऊपर टेरेस पे चला गया। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाज़ा खोला और अंदर गया, संगीता ज़ोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया। फिर भी इन बातों को अनदेखा कर मैंने प्रिया के बारे में उससे बात की। तब वह बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, उससे कहो कि वो किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराए। पर आखिर बात क्या है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? तो वो बिना बोले हंसकर चली गई। इसी बात को लेकर कई दिनों तक हम दोनों में बातचीत बंद थी, पर उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर वो पैसे कमाने में जो लगी थी, उसकी नज़रों में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद प्रिया रोते रोते घर आई और कहने लगी कि भैया कुछ भी करो, पर भाभी से कहो ना मेरा इलाज करने के लिए। आज मेरे पति ने मुझे बाँझ कहकर घर से निकाल दिया और बहुत जल्दी वो मुझे तलाक देने वाले हैं। यह सब संगीता सुन रही थी, पर उस पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने संगीता के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रिया ने शादी से पहले तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर इसका इलाज कर दो, वरना उसका पति उसे तलाक दे देगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम प्रिया की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं उनका इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। क्यों, तुम इसका इलाज क्यों नहीं कर सकती? ये नाइलाज है, मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकती। और वो ऊपर क्लिनिक में चली गई। कुछ दिनों बाद प्रिया का तलाक हुआ और वो हमारे पास आ गई। मुझे संगीता पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे ये भी पता करना था कि उसने प्रिया का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो प्रिया संगीता का और भी तिरस्कार करने लगी। भैया, क्यों भाभी ने मेरा इलाज नहीं किया और वो उस पर नज़र रखती? मैंने कहा, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। नहीं भैया, कोई तो बात है। उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया, मतलब दाल में कुछ काला है। वो लोगों का इलाज नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें धोखा दे रही है। पर तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने उस बुर्के पहने हुए औरत को देखा? वो औरत नहीं, आदमी है। जब भी कोई औरत इलाज कराने आती है तो तुम काउंटर पर उसका ब्लड सैंपल लेते हो, तभी वो दोनों औरतें आती हैं। वो दोनों आदमी पुरुष हैं। ज़रूर तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल खेल रही है। प्रिया ने जो कुछ बताया, वैसे ही मेरे मन में भी शक आया था। मैंने उससे कहा कि कल हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुए आई। मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे बैठने के लिए कहा। उतने में मैंने प्रिया को फ़ोन कर बुला लिया और हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर पहुंच गए। संगीता का क्लिनिक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरत शांत बैठी हुई थी। जब हम दोनों अंदर गए तो संगीता को लगा कि हम दोनों वही औरत हैं जो इलाज कराने के लिए आती हैं। संगीता बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी आ गई। ये फ़ाइल लो और इनका नाम लिखो। इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और इसे बी पॉजिटिव वाला ही बच्चा दो। यह सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे पर से बुर्का हटा लिया। हमें देखकर संगीता थोड़ी दचक सी गई। मैंने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम क्या और कैसे इलाज करती हो। तब संगीता कहती है, तुम बेरोज़गार थे, गरीबी ने हमें कितने बेहाल कर दिया था।
तभी मेरी एक सहेली ने मुझे ऐसी औरतों का इलाज करने के लिए कहा। मेरी सहेली एक एनजीओ चलाती है जहां उन अनाथ बच्चों को संभाला जाता है जिन्हें उनके माँ बाप कूड़े के ढेर में फेंक जाते हैं, या फिर बिन बही लड़कियां भी उसके एनजीओ में अपने बच्चे को दे जाया करती थी। वो उन बच्चों की देखभाल करती थी। उसी ने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता, या तो दूसरी शादी करने पर जोर दिया जाता है, या फिर बच्चा गोद लिए जाने पर, इस तरह कितने ही लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। मेरी सहेली ने उसके 2 नौकर दिए थे। जब कभी कोई औरत इलाज कराने आती, मैं उसे साफ बताती कि यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता, मैं कोई इलाज नहीं करती, पर हाँ, तुम्हें बच्चा ज़रूर मिलेगा। मैं उस औरत का और उसके पति का ब्लड ग्रुप लेती और 9 महीने बाद उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा उन्हें दे देती। मैं प्रिया का इसलिए इलाज नहीं कर रही थी कि कहीं उसको ये सब पता ना चले। भाभी, अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो आज मैं यहाँ ना होती। खैर, अब तो मैं आपके इस काम में साथ दूंगी, क्योंकि ये काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से जो बच्चे अनाथ हैं उन्हें माँ बाप मिल जाते हैं, और जिन्हें बच्चा नहीं है उन माँ बाप की गोद भर जाती है, और इस तरह से कितनी स्त्रियों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। प्रिया और संगीता की आंखों में आंसू आ गए और मुझे मेरी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दो। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए टॉपिक के साथ।